आपके प्लेट का खाना अब महंगा होने वाला है, क्योंकि आपके प्लेट में जो खाना है उसका प्राइस तय करती है यूरिया फर्टिलाइजर, जिससे वो अनाज खेतों में पैदा होता है। और इंडिया में यूरिया का प्राइस क्या है शायद आपको पता भी नहीं। अभी वो गवर्नमेंट सब्सिडी रेट में 266 रुपए पर बैग का है, मगर ब्लैक मार्केट में 350, 400 और कभी कभी 450, ऑलमोस्ट डबल डिफरेंस शायद देखा आपने। सब्सिडी सरकार देती है लेकिन प्रॉफिट कोई और कमा रहा है। 2025-26 में गवर्नमेंट बोलती है यूरिया सफिशिएंट है, लेकिन ग्राउंड पर फार्मर्स को 2-3 दिन लाइन में खड़े रहने होते हैं, रात के 2 बजे तक वेट करना होता है और कुछ जगह यूरिया के लिए लोग मर भी रहे हैं। तो सवाल सिंपल है, अगर यूरिया है तो मिल क्यों नहीं रही है, और अगर नहीं है तो डेटा झूठ क्यों बोल रहा है। और सबसे डेंजरस बात, ये सिर्फ एक फर्टिलाइजर की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो 266 रुपए का यूरिया 400 से 450 तक बेच रहे हैं। और आपको लग रहा है इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ रहा है, नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ नहीं रहा है, सिस्टम आपको महंगा खाना खिला रहा है और खिलाने की कोशिश कर रहा है। हेलो, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं मनोज सिंह डिकोड। जहां हम डिकोड करेंगे यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग जो किसानों की लाइफलाइन है। अब आइए कुछ ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। दिसंबर 2025 मध्य प्रदेश, 2 फार्मर सिर्फ यूरिया लेने के लिए लाइन में खड़े थे। एक 3 दिन से, दूसरा 2 दिन से। दोनों घर वापस नहीं है, दोनों हॉस्पिटल गए और उनकी जिंदगी चली गई। तेलंगाना, जनवरी की कड़ाके की सर्दी, रात के 2 बजे फार्मर्स फर्टिलाइजर शॉप्स के बाहर खड़े रहे कंबल ओढ़कर, अपनी जगह बचाने के लिए चप्पल रख के लाइन मार्क करते हुए। सुबह होते ही भीड़ बढ़ती है और जब स्टॉक खत्म होता है तो आवाज उल्टी आती है, हमारे पास फसल है पर खाद नहीं। राजस्थान या महाराष्ट्र में फार्मर्स को फुल क्वांटिटी कहीं नहीं मिलते, कहीं डीलर कहते हैं स्टॉक खत्म है और कहीं उन्हें मजबूर कर दिया जाता है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स लेने के लिए। मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन एंटायर कंट्री में चल रही है। और सबसे शॉकिंग कॉन्ट्रडिक्शन, ऑफिशियल रिकॉर्ड कहता है कि इंडिया में फर्टिलाइजर अवेलेबल है सफिशिएंट, पर ग्राउंड पर लोगों को खड़े रहने होते हैं। तो प्रॉब्लम शॉर्टेज की नहीं है, प्रॉब्लम पूरी सिस्टम कोलैप्स की है। अब आइए समझते इस पैटर्न को। अगर आप पिछले कुछ साल देखें तो हेडलाइंस कहती है एक पैटर्न ड्रॉ हो रहा है। हर साल रबी के सीजन के आसपास सेम न्यूज रिपीट होता है, यूरिया शॉर्टेज, फार्मर प्रोटेस्ट और लंबी लंबी कतारें फार्मर्स का। 2021 से 25 तक हर साल कहानी सेम है, सिर्फ स्टेट का नाम बदलते रहता है। और जब कोई प्रॉब्लम रिपीट होती है तो वो एक्सीडेंट नहीं होता, वो सिस्टम का डिसीजन ड्रॉ होता है। आइए अब देखते हैं रियल डीप कॉज क्या है इनकी। अगर हम इस क्राइसिस को लेयर बाय लेयर समझते हैं तो सबसे पहला लेयर आता है प्रोडक्शन। इंडिया में यूरिया की प्रोडक्शन हेवीली डिपेंडेंट है नेचुरल गैस पे। 25-26 ग्लोबल प्राइसेस गैसेस के बढ़े, मिडिल ईस्ट का टेंशन हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस आए और कुछ फर्टिलाइजर्स प्लांट सिर्फ 50 से 70% की प्रोडक्शन करते रहे। दूसरी लेयर इंपोर्ट्स की। इंडिया को हर साल 8 से 10 मिलियन टन इंपोर्ट करना होता है यूरिया, लेकिन ग्लोबल लेवल पर प्रोडक्शन कम होने के लिए चाइना फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्ट्स रोक दिए, सप्लाई चेन अभी टाइट हो गई, फ्राइट कॉस्ट भी बढ़ गए, इंडिया को टाइमली और सफिशिएंट इंपोर्ट्स भी नहीं मिले। तीसरा लेयर आता है डिमांड स्पाइक। गुड मॉनसून के बाद तेलंगाना जैसे स्टेट्स में प्रोडक्ट कल्टीवेशंस बढ़ जाते हैं और पैडी क्रॉप का मतलब हाई यूरिया कंजम्पशंस, बिकॉज यूरिया के अलावा क्रॉप्स ठीक ठाक नहीं ग्रो होते। मतलब एक तरफ सप्लाई स्क्वीज हो रही है और दूसरी तरफ डिमांड बढ़ रही है। और जब सप्लाई कम हो, डिमांड बढ़ जाए तो क्राइसिस नेचुरली इनविटेबल हो जाती है। और इसी के साथ आता है चौथा लेयर। चौथा लेयर सबसे अनकंफर्टेबल, होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग। सब्सिडाइज्ड प्राइस 2060 से 70 पर बैग है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में 325, 350 और 400 से 450 तक की यूरिया सेल हो रहे हैं। और डाइवर्सन सिर्फ फार्मर्स तक लिमिटेड नहीं है। यूरिया यूज होता है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, मतलब एडब्ल्यू, प्लाईवुड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल केमिकल्स में भी यूरिया यूज होता है। मतलब जो खाद फार्मर के लिए थी वो कहीं और चली जा रही है ब्लैक मार्केट के थ्रू में। शॉर्टेज कभी कभी नेचुरल होती है लेकिन कभी कभी बनाई भी जाती है। और लास्ट लेयर इसी के साथ होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेलियर। इंडिया जैसे बड़े देश में प्रॉब्लम प्रोडक्शन से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। रिपोर्ट्स दिखाती है कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अनइवन सप्लाई थी, कहीं एक्सेस कहीं जीरो, यानी कि पूरी की पूरी सिस्टम कोलैप्स होती है। आइए अब लीगल फ्रेमवर्क समझते हैं। अब सवाल, क्या सिस्टम के पास कंट्रोल नहीं है? जी हाँ, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1950 फर्टिलाइजर्स को एसेंशियल डिक्लेयर करता है, होर्डिंग रोकने का पावर देता है, यानी कि आप स्टॉक नहीं कर पाएंगे।
इसी के साथ फर्टिलाइजर्स कंट्रोल ऑर्डर 1985 प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन और क्वालिटी रेगुलेट करती है, यानी कि किसी भी तरीके का प्राइसिंग या डिस्ट्रीब्यूशन ये एक्ट कंट्रोल करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यूरिया सब्सिडी सिस्टम, जहां पे गवर्नमेंट यूरिया का प्राइस आर्टिफिशियली लो रखता है, यानी कि डिफरेंस जो भी होता है वो गवर्नमेंट सब्सिडी के थ्रू में पे किया जाता है। इंटेंट क्लियर है, इन सारी चीजों से फार्मर को सपोर्ट दिया जाता है, लेकिन अनइंटेंडेड कंसीक्वेंसेस, ओवर यूज, लीकेज, ब्लैक मार्केटिंग और सप्लाई डिस्टॉर्शन से पूरी की पूरी सिस्टम कोलैप्स हो जाती है। और इसी के साथ पैदा होता है एक रिपल इफेक्ट एंटायर सिस्टम में। और ये क्राइसिस सिर्फ फार्मर तक लिमिटेड नहीं रहते। रिपल इफेक्ट के वजह से यूरिया का यूज होता है एग ब्लू में, जो डीजल व्हीकल्स के एमिशंस कंट्रोल के लिए किए जाते हैं। डीजल व्हीकल्स, बड़े बड़े BS6 के व्हीकल्स, और अगर सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है, लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसिव हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है। मतलब जो रोटी आप खाते हो वो इनडायरेक्टली इस सिस्टम पे डिपेंड होती है। अब आइए समझते हैं सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी। और सबसे अनकंफर्टेबल सवाल इसी के साथ पैदा होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। ये एक लेयर्ड फेलियर है जिसमें पॉलिसी डिजाइन फेलियर होती है, इंप्लीमेंटेशन गैप होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसी तरीके से एक शॉर्टेज रहती है, सप्लाई चेन इनएफिशिएंट हो जाती है और डीलर लेवल मैल प्रैक्टिसेस भी इसके साथ शुरू हो जाते हैं। किसी एक को ब्लेम करना इजी है, लेकिन रियलिटी काफी कॉम्प्लेक्स और पैराडॉक्स है। और इन्हीं सारे चीजों के बाद अब ड्रॉ होती है एक डार्क कंक्लूजन। आज इंडिया एक डेंजरस पैराडॉक्स में एग्जिस्ट कर रहा है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन, रिकॉर्ड सब्सिडी, रिकॉर्ड डिपेंडेंसी, और फिर भी ग्राउंड पर अनसर्टेनिटी होती है। सबसे बड़ा रिस्क शॉर्टेज नहीं, सबसे बड़ा रिस्क है ट्रस्ट का कोलैप्स होना। और जब सिस्टम फार्मर्स पर ट्रस्ट नहीं करता तो वो रिस्क नहीं लेता, और जब फार्मिंग रिस्क बच जाती है तो फूड सिक्योरिटी भी रिस्क बन जाता है। आज लोग लाइन में खाद के लिए शायद खड़े हैं, कल शायद खाना लेने के लिए लोग लाइन में खड़े हों। और सबसे डेंजरस बात यही है, ये क्राइसिस लाउड नहीं है, ये साइलेंट है, और साइलेंट क्राइसिस ही सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ फार्मर्स का इश्यू नहीं है बल्कि आपका फ्यूचर का भी इश्यू है, आपके प्लेट में उस खाने का भी इश्यू है, तो इस वीडियो को शेयर करिए। दिस इज मनोज कुमार सिंह और आप देख रहे थे मनोज सिंह डिकोड, जहां रियल पावर को डिकोड किया जाता है।